आप में से मुझे कौन बता पाएगा कि इंटीरियम ऑडिट का क्या मीनिंग होता है? कोई बता पाएगा? व्हाट इज मेंट बाय इंटीरियम ऑडिट? In between two audits. Correct. It is an audit which is done in between two audits. Okay. What are the advantages of such kind of audit? एक हाथ कोई एडवांटेज बता पाओगे आप? क्या बेनिफिट क्या होता है इंटीरियम ऑडिट करने से? ओके, फ्रॉड्स आर इमीडिएटली डिटेक्टेड. करेक्ट. श्रद्धा ने आंसर दिया है कि फ्रॉड्स आर इमीडिएटली डिटेक्टेड. ओके, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द इंटीरियम ऑडिट. जो भी आपके फ्रॉड्स होते हैं वो इमीडिएटली आपके डिटेक्ट हो जाते हैं. ठीक है. और कोई एडवांटेज? अप टू डेट अकाउंट. Up to date. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. आप मयूर का और आपका जैसा कहना है कि अप टू डेट अकाउंट्स होते हैं. करेक्ट. और अकाउंट्स आपके अप टू डेट रहते हैं. एक्ट्स एज अ डिटरेंट. नम्रता ने कहा है कि इट एक्ट्स एज अ डिटरेंट. करेक्ट. जो आपका स्टाफ है वो हमेशा ध्यान रखेगा इस चीज का कि ऑडिट होने वाला है. अर्ली फाइनल अकाउंट. करेक्ट. अगर आप टाइमली बेसिस पे इंटीरियम ऑडिट करवा लेते हो तो फाइनल अकाउंट आपका, फाइनल ऑडिट एक्चुअली होता है वर्ड उसका, फाइनल ऑडिट जो है हमारा वो जल्दी होता है. ओके, सो दिस आर some of the advantages. Yes, interim dividend. ओके, इंटीरियम डिविडेंड भी एक हम कह सकते हैं कि एडवांटेज है. ओके, सो ऑल दीज आर एडवांटेजेस ऑफ डूइंग इंटीरियम ऑडिट. वैसे ही कुछ लिमिटेशंस भी हो गए. सब बेनिफिट्स तो नहीं हो गए, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हो गए. तो जस्ट 2 लिमिटेशंस मुझे बताइए, फिर हम कंटिन्यूअस ऑडिट के ऊपर आएंगे. To keep track. करेक्ट. पीपल कैन लूज ट्रैक. आपका जो ऑडिट टीम होता है दे कैन लूज ट्रैक. Tempering. सेकंड क्या बोला बेटा आपने? Tempering. करेक्ट. टेम्परिंग. टेम्परिंग का मीनिंग क्या होता है कि एक बार ऑडिट स्टाफ आपका ऑडिट करके चला गया कि उसके बाद जो अकाउंटिंग के स्टाफ हो गए वो अकाउंट्स को चेंज कर सकते हैं. ओके, और अकाउंट्स को चेंज कर दिया, टेम्परिंग कर दिया, एक बार ऑडिट हो गया उसके बाद अकाउंट्स को टेम्परिंग कर दिया तो वो फिर पता नहीं चलेगा वापस. ओके, सो दिस आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ इंटीरियम ऑडिट. वैसे ही हमने कंटिन्यूअस ऑडिट भी पढ़ा था. कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है? कोई बता पाएगा? जस्ट मीनिंग पूछ रहा हूं मैं कंटिन्यूअस ऑडिट का. साल भर कंटिन्यू ऑडिट करना. साल भर कंटिन्यू ऑडिट करना. ओके, करेक्ट है. तो इसे हम कंटिन्यूअस ऑडिट कहेंगे. अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू ऑडिट करना, मतलब रोज ऑडिट नहीं करना, हफ्ते में 2 दिन या 1 डे अल्टरनेट, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑडिटर का जो टीम होता है वो क्लाइंट के ऑफिस में जाता है और वहां पे जाके अपना ऑडिट का काम जो है वो पूरा करता है. कंटिन्यूअस बेसिस पे ऑडिट होता है. तो जो एडवांटेजेस इंटीरियम ऑडिट के लिए थे वैसे ही एडवांटेजेस आपके कंटिन्यूअस ऑडिट के लिए होते हैं. और जो लिमिटेशंस इंटीरियम ऑडिट के थे वही लिमिटेशंस कंटिन्यूअस ऑडिट को भी होते हैं, लेकिन कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस एक्स्ट्रा के होते हैं. एडवांटेजेस में होता है कि आप डिटेल में ऑडिट कर पाते हो क्योंकि आपके पास पूरा साल होता है ऑडिट करने के लिए. वैसे ही आप प्रॉपर स्टाफ का प्लानिंग कर पाते हो. ओके, आप कम स्टाफ में ज्यादा लोगों का आप डिटेल ऑडिट करवा सकते हो. प्रॉपर स्टाफ प्लानिंग हो जाती है आपकी. लिमिटेशन क्या था कि स्टाफ के लिए ये काम बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है. ये एक लिमिटेशन के तौर पे हम लोग इसको कह सकते हैं. टाइम कंज्यूमिंग बहुत है और बहुत ही महंगा अफेयर है. इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर. ओके, जो नॉर्मल ऑडिट होता है वो कम टाइम में और कम खर्चे में हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस ऑडिट साल भर अगर आप आपके क्लाइंट के पास जाके ऑडिट करोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर. कुछ इन चीजों को छोड़ के भी कुछ लिमिटेशंस हम लोगों ने कल पढ़े थे कि भाई फेलियर टू कीप ट्रैक, मतलब एम्प्लॉइज का ट्रैक नहीं रहता. अकाउंट्स के साथ टेम्परिंग हो जाती है, लिंक मिस हो जाती है. भाई पिछले बार क्या किया था काम हमने, ये नहीं पता चल सकता. ओके, इतना सब करने के बाद भी देयर इज नो गारंटी कि अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो वो डिटेक्ट होगा ही. ओके, देयर इज नो गारंटी फॉर दैट.
सो ये कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस है। कल इंटीरिम ऑडिट में भी कुछ ये लिमिटेशंस थे और यहाँ पे भी कंटिन्यूस ऑडिट में भी ये कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन ये जो लिमिटेशंस है ना, ये ऐसे लिमिटेशंस है जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉपर स्टेप्स उठाते हो आप, या आपके ऑडिट को अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हो। तो ये जो लिमिटेशंस है ना कि फेलियर टू कीप ट्रैक, फिर टेम्परिंग, मिसिंग लिंक, ओके, ये सब जो लिमिटेशंस है या जो हम लोग कहते हैं कि बोर्डम आ जाता है स्टाफ में, ये जो लिमिटेशंस है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस ऐसे हैं जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते, जैसे कि अनइकोनॉमिक, महंगा तो रहेगा ही कंटिन्यूस ऑडिट, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी के जो लिमिटेशंस है उनको आप ओवरकम कर सकते हो। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम सबसे पहले यही देखेंगे कि हाउ विल यू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंटिन्यूस ऑडिट। जो कंटिन्यूस ऑडिट है उसके जो डिसएडवांटेजेस हमने ऊपर डिस्कस किए थे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, उसको आप ओवरकम कैसे करोगे, उसको आप किस तरीके से आप उस पर कुछ सोल्यूशन निकालोगे ताकि वो डिसएडवांटेज ना रहे। ओके, तो सबसे पहले तो आप आपके ऑडिट को स्टेज वाइज कंप्लीशन करोगे। ओके, इसमें क्या लिखा गया है, पहले पॉइंट देखते हैं। ऑडिट वर्क शुड बी कंप्लीटेड अप टू अ डेफिनेट स्टेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईच विजिट। दिस विल एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ लूज एंड्स और डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑडिट करने वाला क्लर्क होता है, ओके, वो उसको ऑडिटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप जो भी ऑडिट का काम करते हो ना, उस काम को आप अलग अलग स्टेजेस में डिफाइन करो। ओके, अलग अलग स्टेजेस में डिफाइन करो। जैसे कि जो रोजमर्रा की एंट्री होगी, जैसे कि हम जिसको कहते हैं कि बुक कीपिंग एंट्रीज, ओके, मतलब कितना सेल हुआ, कितना परचेस हुआ, ये सब जो डेली एंट्रीज होती है, बुक कीपिंग एंट्री, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, स्टेज 1। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, स्टेज नंबर 1। वैसे ही इसके आगे की कुछ एंट्रीज होगी कि लेजर पोस्टिंग करना, फाइनेंशियल्स की टोटलिंग वगैरह करना, इन सबको हम कहेंगे स्टेज 2। ओके, और थर्ड स्टेज होगी कि ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, उसको हम लोग कहेंगे स्टेज 3। ओके, तो जनरली जब ऑडिट क्लर्क जाता है, स्टेज 3 तो कंटिन्यूस ऑडिट में साल के एंड में आएगी, लेकिन ऑडिट क्लर्क को क्या कहा जाता है कि भाई आप जब भी जाते हो तो आप देखो कि पूरा के पूरा स्टेज 1, मतलब सपोज आप वीक में एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे विजिट करते हो। किसी का तो भी माइक्रोफोन ओपन है बेटा, बंद कर लो। ओके, आप वीक में फ्राइडे और सैटरडे के दिन ऑडिट करने जाते हो, तो आपको जब भी आप फ्राइडे और सैटरडे के दिन ऑडिट जाओगे, यू हैव टू इंश्योर कि आप स्टेज 1 के जितने भी अकाउंटिंग एंट्रीज है वो पूरे कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट टाइम आप जब जाओगे तब आप स्टेज 2 करोगे। इससे क्या होगा कि कोई लूज एंड नहीं होगा, आपको पता है कि आपने पिछले बार कितना काम किया था और इस बार आपको कहाँ से काम आपका कंटिन्यू करना है। ओके, तो आप आपके जो काम है उसको आप स्टेज 1 और स्टेज 2 या ऐसे कुछ भी आपको जो नाम देना है वैसे आप उसको यू कैन गिव डेफिनेट स्टेजेस या कुछ नाम देके वहां तक आप पूरा काम कीजिए। ओके, तो ये तरीका है जिससे हम जो कहते हैं ना कि लूज ट्रैक ऑफ वर्क, ऑडिटर ने पिछली बार क्या किया था और अब क्या करना है, ये जो ट्रैक चले जाता है वो डिफिकल्टी पे आप कुछ हद तक ओवरकम कर सकते हो। सेकंड जो तरीका है हाउ टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट, वो है डॉक्यूमेंटेशन। ओके, डॉक्यूमेंटेशन मीन्स क्या कि आप कौन सी चीजों का ऑडिट कर रहे हो वो आप आपकी एक बुक बनाइए। हर एक जो ऑडिट क्लर्क होता है, ही विल मेंटेन अ पर्सनल डायरी या बुक, और उसमें उसने कौन से दिन कौन सा काम किया वो लिखेगा कि आज मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में गया था और मैंने परचेस बुक चेक की, फिर अगली बार जब मैं गया तब मैंने सेल्स बुक चेक की, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक चेक की वो भी लिखेगा।
कि अगस्त की 1 से लेके तो 31 अगस्त तक परचेज और सेल्स ट्रांजैक्शंस चेक कर लिए, डॉक्यूमेंट कर लेना इसको, मतलब इसको कहीं पे लिख लेना। ओके, सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, जो इंपॉर्टेंट बैलेंसेस होते हैं ना वो भी लिख लेना कि ठीक है 31 अगस्त को कैश का चेकिंग करने के बाद कैश का इतना इतना बैलेंस था। ओके, सपोज 50,000 रुपीज कैश का बैलेंस था, तो उसने बुक में लिख दिया, अपनी बुक में अपने वर्किंग पेपर में ये चीज लिख दी। इसका क्या बेनिफिट होगा? इसका दो एंड पे बेनिफिट होगा। पहला, अगर आपने डायरी में हर एक चीज डिटेल में लिखी है कि कौन से अकाउंट्स आपने कौन सी तारीख तक ऑडिट किए हैं, तो आपका ये जो ऊपर वाला डिसएडवांटेज है कि फेलियर टू कीप ट्रैक, ओके, ये जो डिसएडवांटेज है ना, ये पूरी तरह आपका फिनिश हो जाता है, क्योंकि आपने बुक में लिख के रखा है कि आपने पिछली बार कहाँ तक ऑडिट किया था। ओके, आपकी जगह पे कोई नया ऑडिट क्लर्क भी अगर जाता है ना ऑडिट करने के लिए, तो उसको आप सिंपली आपकी बुक की कॉपी दे दोगे, उसको कहोगे कि देख मैंने यहाँ तक ऑडिट किया है, इसके आगे आपको चेकिंग करना है। तो वो फेलियर टू लूज कीप ट्रैक जो था वो डिसएडवांटेज पूरी तरह खत्म हो जाता है अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हो। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के बैलेंसेस नोट डाउन करते हो ना, तो आपके जाने के बाद अगर किसी ने अकाउंट में टैंपरिंग करी होगी, ठीक है, आपने कैश का 50,000 का बैलेंस लिखा, आपके जाने के बाद स्टाफ ने टैंपरिंग कर दी कैश में, ओके, बैलेंसेस में टैंपरिंग कर दी, टैंपरिंग करके 5,000 गायब कर दिए और 45,000 लिख दिया कैश का रिवाइज बैलेंस। तो जब आप अगली बार ऑडिट करने के लिए आओगे और तब आप वेरीफाई करोगे कि भाई अभी ओपनिंग अगस्त में मैं जब गया था ऑडिट करके तो 50,000 कैश का बैलेंस था, तो सितंबर में जब मैं शुरू कर रहा हूँ ऑडिट फिर से आगे के पीरियड के लिए 50,000 बैलेंस है कि कुछ अलग है, आप वेरीफाई जब करोगे तब ये जो गलती है ना आपकी, ये गलती तब सामने आ जाएगी, आपकी नहीं, जो स्टाफ ने जो टेम्परिंग की है ना वो टेम्परिंग तब सामने आ जाएगी। ओके, इमीडिएटली आप पूछोगे कि भाई मैं तो जब गया था ऑडिट करके तब तो मैंने बुक में मेरे लिखा था कि 50,000 रुपीज कैश का बैलेंस था, अब ये 45,000 कैसे हो गया? मतलब किसी ना किसी ने अकाउंट्स में क्या किया है, टेम्परिंग करी है। ओके, तो दोनों आपके जो डिसएडवांटेजेस थे, टेम्परिंग करना और लूजिंग ट्रैक ऑफ वर्क, ये दोनों डिसएडवांटेज, ये वाला और ऊपर वाला उसका डायरेक्ट खत्म हो जाते हैं आपके, सिर्फ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने से। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सरप्राइज एलिमेंट्स इन विजिट। ओके, अब जैसे अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में कहा कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूस ऑडिट करते हो, ओके, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कंटिन्यूस ऑडिट करते हो और आपका फिक्स टाइम है कि भाई आप ठीक है एवरी फ्राइडे और सैटरडे जाने वाले हो ऑडिट के लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आप नहीं जाओगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अकाउंटिंग स्टाफ रहेगा, क्लाइंट का जो स्टाफ रहेगा, उनको पता चल जाएगा कि भाई ठीक है ऑडिटर जो है वो सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे को आते हैं, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कुछ भी करो, फ्राइडे सैटरडे तक सब बराबर करके रखो, और जब वो विजिट के लिए आएंगे तब उनको सब चीजें दिखाएंगे हम बराबर से जो भी है। तो इस तरीके की प्लानिंग जो है वो स्टाफ कर सकता है। तो कोई भी चीज ऑडिट स्टाफ ने कभी भी इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं अडर करना है, कभी कभी बीच में से। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा कोई भी टाइम पे जाके खड़े हो जाओ, नहीं तो फिर तो बहुत ज़्यादा इंटरप्शन ऑफ वर्क हो जाएगा, वैसा नहीं करना, लेकिन बीच में से हर एक आध महीने में एक आध बार आपको सरप्राइज एलिमेंट रखना है। मतलब जो आपका रेगुलर टाइमिंग है उसको छोड़ के किसी दिन ट्यूसडे को जाके देखो कि क्या चल रहा है क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो आपको ज़्यादा एक क्लियर पर्पस मिलेगा, आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके का। Okay, the visit should be irregular intervals of time so as to catch the client staff off guard. Okay, off guard मतलब उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, सरप्राइज आपने वहां पे जाके विजिट करना चाहिए, तो आपको पता चले कि एग्जैक्टली क्लाइंट का स्टाफ
कैसे काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट, चेकिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? कोई बता पाएगा नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस को नॉमिनल पर्सन अकाउंट। आप जब 11th में आपने जब अकाउंट्स पहली बार सीखा होगा, जब कॉमर्स में एडमिशन लिया होगा, तो आपको सबसे पहले अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ाया जाता है। उसमें आपको 3 टाइप के अकाउंट्स बोले जाते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। याद आ रहा है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। किसी को याद है क्या? 3rd ईयर में पहुंच गया तो सर हम भूल गए अभी क्या था। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके सर, एक्सपेंसेस रिलेटेड अकाउंट। बिल्कुल करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करेक्ट करेक्ट। जो आपने कहा ना, एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो अकाउंट होता है, जो पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होता है, उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जो एसेट्स या फिजिकली जो चीज हमको दिखती है उससे रिलेटेड अकाउंट होता है, जैसे गुड्स हमारे, उसको हम कहते हैं रियल अकाउंट। लेकिन जो खर्चे होते हैं या इनकम होती है, जैसे कि कमीशन इनकम, ओके, तो ऐसे अकाउंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। ओके, ऐसे अकाउंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। तो अकाउंट ऑडिटिंग में एक रूल है कि कंटिन्यूअस ऑडिट आप साल भर करो। ओके, कंटिन्यूअस ऑडिट आप साल भर करो, लेकिन कंटिन्यूअस ऑडिट के टाइम पे जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है, मतलब खर्चे के या इनकम के जो अकाउंट्स है, वो आपको फाइनल क्लोजिंग के टाइम पे ही चेक करने हैं। साल के बीच में इसको चेक करके कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसमें कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो साल में एक ही बार हम पुट करते हैं, जैसे कि डिप्रिसिएशन, ओके, या कमीशन या फीस, किसको कौन सा कमीशन दिया। तो ऐसी बहुत सारी एंट्रीज बहुत सारे अकाउंट्स में ऐसी होती है जो साल में एक ही बार होती है। तो देयर इज अ जनरल सेइंग कि आप नॉमिनल अकाउंट्स को साल भर के ऑडिट में चेक ना कीजिए। जब आप फाइनल ऑडिट करेंगे, ईयर एंड के ऑडिट, तभी आप नॉमिनल अकाउंट्स को चेक कीजिए। बाकी आपका जो कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट जिसको हम लोग कहते हैं, डेटास के जो पर्सनल अकाउंट है, वो आप कंटिन्यूस ऑडिट में कंटिन्यूस बेसिस पे चेक कीजिए। फिर आता है स्पेशल ऑडिटिंग मार्क्स। ओके, ऑडिटिंग स्टाफ के कुछ स्पेशल कैरेक्टर मार्क्स होते हैं, ऐसे या ऐसे या ऐसे, ऐसा कुछ। हर एक ऑडिट स्टाफ के यूनिक कुछ ना कुछ ऑडिटिंग मार्क्स होते हैं। ओके, क्लाइंट के स्टाफ को आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि हमने जो जो ट्रांजैक्शंस पे इस तरीके के मार्किंग किए हैं, उसको आप चेंज नहीं करना है। ओके, और अल्टरेशन करने से पहले हमको पूछना है। ओके, इस तरीके के जो आपने मार्किंग कर दी एक बार फिगर्स पे, स्पेशली फिजिकल, जो जब हम अकाउंट्स रखते हैं ना, तब ऑडिटर का जो टिक होता है ना, वो ऐसा ही होता है। ओके, आप नॉर्मल टिक ऐसे करते होगे, लेकिन ऑडिटर जब बैलेंसेस चेक करता है ना, तो वो इस तरीके के। किसने देखा है ये टाइप का टिक पहले? कितने लोगों ने ऐसा टिक देखा है पहले? किसी ने देखा है ये टिक? यस सर। तो ऑडिटर्स जो होते हैं ना, जब कोई चीज को चेक करते हैं ना, तो वो ये टाइप का टिक करते हैं, मतलब हमने ये चीज चेक कर ली है। अब क्लाइंट को हम स्पेसिफिकली कहा जाता है, क्लाइंट के स्टाफ को, कि अभी आपको इसमें कोई भी टाइप के चेंजेस हमको पूछे बिना नहीं करने। ओके, आपको अगर चेंजेस करना है तो पहले हमको पूछो, हम आपको बताएंगे, तभी आपको चेंजेस करना है। इससे क्या होगा कि जो टेम्परिंग होती है क्लाइंट के अकाउंट में, वो स्टाफ जो है वो टेम्परिंग नहीं कर पाएगा। और अलग अलग इसको छोड़ के, ये जो सिग्नेचर, ये जो है, इसको छोड़ के बहुत सारे अलग अलग फिगर्स या जो सिंबल्स है, वो ऑडिटर के जो स्टाफ होते हैं वो यूज करते हैं। और हर एक सिंबल का खुद का एक कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, हर एक के लिए वो अलग अलग होता है। वो सिर्फ ऑडिटर को पता होता है और ऑडिटर के स्टाफ को पता होता है ये कौन से सिग्नल का क्या मीनिंग है, ये क्लाइंट के स्टाफ को नहीं बताना है। ओके, ताकि आपकी सीक्रेसी रख सके। आपको कोई अमाउंट पे अगर डबल चेक कराना है, तो आप इस तरीके से आप कोई खून कीजिए वहाँ पे या मार्किंग कीजिए, ताकि बाकी के जो मेन ऑडिटर होगा उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज़ को डबल चेक करने की जरूरत है।
या ये चीज में कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है ऑडिट क्लर्क को। ऐसे बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स ऑडिटिंग के टाइम पे जो ऑडिटर के स्टाफ होते हैं वो यूज करते हैं, ताकि ऑडिटर को पता चल सके कि कौन सी एरियाज में ज्यादा चेकिंग करनी चाहिए, और क्लाइंट के स्टाफ को ये स्पेशल सिग्नेचर्स या स्पेशल सिंबल्स को देख के कुछ नहीं समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली क्या चल रहा है। ओके, सो अगर आप स्पेशल ऑडिटिंग मार्क्स यूज करते हो तो अगेन वो आपके ऑडिटिंग के प्रोसेस को हेल्प करता है। कंटिन्यूस ऑडिट से जो टेम्परिंग से रिलेटेड जो लिमिटेशन है उसको सॉल्व करता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द वेज बाय विच यू कैन ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ते हैं इंटीरिम ऑडिट और कंटिन्यूअस ऑडिट के अंदर का डिफरेंस। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीरिम ऑडिट एंड कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट को कंकरेंट ऑडिट भी कहा जाता है। ओके, और कंटिन्यूअस ऑडिट को कॉन्करेंट ऑडिट भी कहा जाता है, लेकिन हम वर्ड यूज करते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट। ओके, व्हाट वी यूज द वर्ड कंटिन्यूअस ऑडिट। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 मेजर पॉइंट्स है यहाँ पे डिफरेंस के। मीनिंग क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनती है या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एसेट वेरिफिकेशन। ओके, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंटीरिम ऑडिट का मीनिंग क्या होता है कि 2 ऑडिट्स के बीच में जो ऑडिट करते हो ना आप, बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स, जो भी आप ऑडिट करते हो ये फुल फ्लेज ऑडिट होता है। ओके, 2 एनुअल ऑडिट्स के बीच में आप जो ऑडिट करते हो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीरिम ऑडिट। ओके, और कंकरेंट ऑडिट क्या होता है कि कंकरेंट ऑडिट में आप ऑडिट नहीं करते, वर्ड आप यूज करते हो ऑडिट, लेकिन आप एक्चुअली ऑडिट नहीं करते। आप क्या करते हो, सिर्फ जो ट्रांजैक्शंस है उसको चेक करते हो कंटिन्यूअस बेसिस पे। ओके, ऑडिट आप एक ही बार करते हो, साल आपका जब साल खत्म होता है तभी आप ऑडिट करते हो, लेकिन आप साल भर क्या करते हो, जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे आप पूरे साल भर उसको आप क्या करते हो, तो चेक करते हो। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। इंटीरिम ऑडिट में फुल फ्लेज ऑडिट होता है, 2 ऑडिट्स के बीच में आप एक इंटीरिम ऑडिट करते हो, लेकिन जो कंकरेंट ऑडिट होता है उसमें फुल फ्लेज ऑडिट नहीं होता। जस्ट अ सेकेंड बेटा, 1 मिनट। हाँ, तो ओके, तो ये था फर्स्ट डिफरेंस इंटीरिम ऑडिट और कॉन्करेंट ऑडिट। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। ओके, कॉन्करेंट ऑडिट कितने टाइम के लिए किया जाता है और इंटीरिम ऑडिट कितने टाइम के लिए किया जाता है। तो इंटीरिम ऑडिट जो होता है उसको एक स्पेसिफिक डेट होता है, उसको एक स्पेसिफिक डेट होता है जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। जैसे कि ठीक है, हर 3 महीने में अगर आप ऑडिट करवाते हो तो अप्रैल मई जून का ऑडिट आप जुलाई में करोगे, या सितंबर में 6 महीने के बाद अगर आपको ऑडिट करना है तो आप का जो ऑडिट होगा वो आप सितंबर के एंड में करोगे। ओके, तो इस तरीके से आप क्लाइंट को पूछ के या क्लाइंट के हिसाब से आप ऑडिट का शेड्यूल करते हो। मतलब आपका यहाँ पे जो डेट होता है वो एक पर्टिकुलर डेट पे आप ऑडिट करते हो, लेकिन जो कॉन्करेंट ऑडिट होता है उसको कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। ओके, कंटिन्यूअसली होता है वो। द पीरियड ऑफ वेरिफिकेशन इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय ऑडिटर। कितना ऑडिट हमको करना है ये डिटरमाइन क्लाइंट के हिसाब से नहीं करते, ये कौन डिटरमाइन करता है, ऑडिटर डिटरमाइन करता है। और किस चीज पे डिटरमाइन होती है ये चीज, कि ऑर्गेनाइजेशन की साइज कितनी है इस पे डिटरमाइन होता है कि कंटिन्यूअस ऑडिट कितनी बार होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वीकली होगा। ओके, हर हफ्ते 1 दिन आके ऑडिट होगा। अगर मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है तो मंथली होगा। ओके, महीने में कुछ दिन 2 या 3 दिन आके आपका ऑडिट होगा।
ओके, तो दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इंटीरियम ऑडिट के लिए एक फिक्स्ड डेट होता है, फिक्स टाइम पीरियड होता है, लेकिन कॉन्करेंट ऑडिट के लिए कंटिन्यूस ऑडिट जो होता है उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, और वो कौन डिसाइड करता है? ऑडिटर डिसाइड करता है। ओके, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस। ओके, इंटीरियम ऑडिट में आपको कंपल्सरीली ट्रायल बैलेंस जो है वो बनानी ही पड़ती है। ओके, ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन, और ट्रायल बैलेंस भी बनाई जाती है, एंड बेस्ड ऑन दैट ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाई जाती है, क्योंकि आपको इंटीरियम ऑडिट में इंटीरियम बैलेंस शीट बनानी होती है, इंटीरियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, और बेस्ड ऑन दैट आपको इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है। तो ये चीजें कंपल्सरीली इंटीरियम ऑडिट के टाइम पे बनती है। लेकिन कॉन्करेंट ऑडिट के टाइम पे देखो क्या लिखा है, कॉन्करेंट ऑडिट के टाइम पे ट्रायल बैलेंस में बी ड्रॉन, और यहाँ पे वर्ड है इज ड्रॉन, मतलब कंपल्सरीली आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है इंटीरियम ऑडिट में, लेकिन कॉन्करेंट ऑडिट में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपको बुक जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? देखो, ट्रायल बैलेंस अगर टैली हुआ तो इसका क्या मतलब होता है कि बराबर सभी ट्रांजैक्शंस को बराबर से डेबिट क्रेडिट किया गया है। आप लोगों ने सीखा होगा बहुत बार, ट्रायल बैलेंस आप लोगों ने बनाए भी होंगे। ट्रायल बैलेंस टैली हुआ मतलब क्या कि आपकी बुक्स जो है वो एक्यूरेटली आपने अकाउंटिंग की है। तो ऑडिटर को अगर ये देखना है कि बुक्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं, बस उस पर्पस के लिए वो ट्रायल बैलेंस बना सकता है, बाकी उसको कोई पर्पस नहीं होता कि कंटिन्यूस ऑडिट में वो बार बार ट्रायल बैलेंस बनाए। ओके, कंटिन्यूस ऑडिट में क्या होता है, मेजरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ट्रांजैक्शंस का वेरिफिकेशन करते हैं, और ट्रांजैक्शंस के वेरिफिकेशन को ट्रायल बैलेंस की जरूरत नहीं होती। ओके, इसी के कंटिन्यूएशन में आगे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनाए जाते हैं जब इंटीरियम ऑडिट होता है, तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होता है। आपको इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है, इंटीरियम प्रॉफिट कितना हुआ होता है ये फाइंड आउट करना होता है, तो इंटीरियम बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, बट in continuous audit financial statements are not prepared. okay, continuous audit में financial statements नहीं बनते, financial statements सिर्फ साल खत्म होता है तभी बनते हैं। और फाइनल है कि assets and liabilities जो है उनका भी वेरिफिकेशन होता है इंटीरियम बैलेंस शीट के साथ। ओके, अब आपको इंटीरियम बैलेंस शीट अगर बनानी है, इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी आप वेरीफाई करोगे। लेकिन कॉन्करेंट ऑडिट में आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन नहीं करते। आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज और जो भी आपके दूसरे नॉमिनल अकाउंट्स है उनका वेरिफिकेशन कब करते हो? आप साल के एंड में। ओके, जो बाकी के ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे कि परचेसेस, फिर सेल्स, पेमेंट टू डेटर्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ये जितने भी खर्चे और इनकम है ना, ये सब आप चेक करते हो कंटिन्यूस ऑडिट में। लेकिन इनको छोड़ के जो दूसरे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं या एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है उनको आप वेरीफाई करते नहीं हो। यू डोंट वेरीफाई दोज थिंग्स इन कंटिन्यूस ऑडिट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा द डिफरेंस बिटवीन इंटीरियम ऑडिट एंड कंटिन्यूस ऑडिट। यहाँ पे मैं ये सेशन जो है ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन कर रहा हूँ, और आज का जो अटेंडेंस है वो भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनुअल ऑडिट। पहला एडवांटेज है कि इट गेट्स अ कंप्लीटेड अकाउंट्स। कंप्लीटेड अकाउंट्स मीन्स व्हाट, कि आपका जो अकाउंटिंग का काम है वो पूरा खत्म हो जाता है। ओके, योर अकाउंटिंग वर्क इज कंप्लीट एंड आफ्टर दैट आपका वेरिफिकेशन का काम शुरू होता है। मीन्स आपके ऑडिटिंग के टाइम पे कोई भी अकाउंटिंग वर्क पेंडिंग नहीं होगा, तो आपका जो क्लाइंट का जो अकाउंटिंग स्टाफ है उनको टेम्परिंग नहीं करते आएगी। ओके, उनको टेम्परिंग करते नहीं आएंगे आपके अकाउंट्स में। सेकेंड होता है कि स्मूथ ऑडिट होता है, देयर इज नो इंटरप्शन विद द रेगुलर वर्कफ्लो। ये हमने कब पढ़ा था? कंटिन्यूस ऑडिट के टाइम पे ये एक डिसएडवांटेज था कि जो कंटिन्यूस ऑडिट होता है उसमें
बार बार ऑडिट स्टाफ के आने से जो अकाउंटिंग करने वाले लोग होते हैं उनके काम में डिस्टर्बेंसेस आती है। ओके, उनके भी काम में डिस्टर्बेंसेस आती है और जो ऑडिट करने वाले पर लोग होते हैं उनके भी काम में डिस्टर्बेंसेस आती है। क्योंकि सपोज जैसा, जस्ट आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आप एक ऑडिट क्लर्क हो, ओके, ऑडिट क्लर्क आपका नाम है एक्स, ओके, आप एक ऑडिट क्लर्क हो और आपका नाम है लेट अस से एक्स। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपका जो क्लाइंट है उसके ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप ऑडिट कर रहे हो और आप कंटिन्यूअस ऑडिट कर रहे हो। ओके, यू आर डूइंग कंटिन्यूअस ऑडिट। आप एवरी मंडे और सैटरडे जाते हो। ओके, आप एवरी मंडे और सैटरडे जाते हो, कंटिन्यूअस ऑडिट करते हो। जब भी आप मंडे के दिन जाते हो ना, तो आप अकाउंटेंट से ये फाइल लाओ, वो फाइल लाओ, ये दिखाओ हमको, ये बिल बुक दिखाओ वगैरह वगैरह, ऐसा सब उसको डिमांड करते हो और वो अकाउंटेंट आपको दिखाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी वो अकाउंटेंट आपको कहता है कि सर रुक जाओ, अभी तो मैं बिजी हूँ, अभी तो मुझे दूसरा काम है। ओके, या कभी कभी वो कहता है कि नहीं अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, आई कैन नॉट डू दिस। तो ये क्या होता है, ये आपके काम में क्या आ रहा है, आपका काम स्मूथ रह रहा है क्या नहीं, आपके काम में क्या आ रहा है, इंटरप्शन आ रहा है। क्यों आ रहा है इंटरप्शन? क्योंकि जो क्लाइंट के स्टाफ है वो आपको प्रॉपर टाइम पे इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स नहीं दे पा रहे, ये तो आपका काम इंटरप्ट हुआ। ओके, इसी तरीके से जो क्लाइंट के स्टाफ हो गए जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, उनका भी काम इंटरप्ट हो रहा है। आप बार बार उनको परेशान कर रहे हो कि ये फाइल दो, वो फाइल दो, उनका काम छोड़ के वो आपकी चीजें पूरा कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस ऑडिट में बहुत बार इंटरप्शन ऑफ वर्क फ्लो होता है, लेकिन जो फाइनल ऑडिट होता है या एनुअल ऑडिट होता है उसमें ऑडिटिंग का काम जो है वो आपका स्मूथली होता है, क्योंकि अकाउंटिंग का काम खत्म हो चुका है। जो अकाउंटिंग क्लर्क्स है, लेट अस से अभी आप कंटिन्यूअस ऑडिट नहीं कर रहे, अभी आप क्या कर रहे हो, तो एनुअल ऑडिट कर रहे हो। एनुअल ऑडिट के टाइम पे क्या होगा कि जो अकाउंटिंग क्लर्क होगा, जो अकाउंटिंग क्लर्क होगा उसको कोई दूसरा काम तब नहीं रहेगा, या वो उस टाइम पे कोई दूसरा काम नहीं करेगा, वो कंटिन्यूअसली आपके साथ बैठेगा। जो भी आपको फाइल्स लगती है वो आपको प्रोवाइड करेगा, जो भी आपको रिकॉर्ड्स लगते हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यहां से इसकी वजह से क्या होगा कि आपके काम में किसी भी टाइप का इंटरप्शन नहीं आएगा। आप जो है वो आपका काम जो है वो स्मूथली आप आपका ऑडिट का काम जो है वो कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द सेकंड मेजर एडवांटेज ऑफ एनुअल ऑडिट। थर्ड है कि इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ऑडिटिंग। ओके, आप यहाँ पे पूरा ऑडिट नहीं करते, आप सैम्पलिंग यूज करते हो, लिमिटेड टेस्ट चेकिंग यूज करते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो ऑडिट है ना वो कम टाइम में खत्म होता है। ओके, आपका जो ऑडिट है वो कम टाइम में खत्म होता है। कम टाइम में अगर खत्म होता है तो कम पैसा भी लगता है, क्योंकि ऑडिटर जो है वो दिन के हिसाब से आपसे पैसे लेगा। ओके, जो ऑडिटर होगा ना वो आपको दिन के हिसाब से आपसे पैसे लेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑडिटर है ए, ओके, ही इज एन ऑडिटर ए, और उसका एक रूल है कि अगर मेरे दो स्टाफ, ठीक है, कहीं पे भी अगर मैं ऑडिट करता हूँ और दो लोगों का मेरा स्टाफ देता हूं मैं, तो आई विल चार्ज, ठीक है, ज्यादा महंगा ऑडिटर नहीं है, वो कहता है कि ठीक है आई विल चार्ज 1000 रुपीज अ डे। अगर दो स्टाफ मेरे आते हैं आपके पास ऑडिट करने के लिए तो मैं कितना चार्ज करूंगा, 1000 रुपया रोज का, अगर कंटिन्यूअस ऑडिट चल रहा है तो। और अगर एनुअल ऑडिट चल रहा है, एनुअल ऑडिट चल रहा है तो दो स्टाफ के लिए मैं चार्ज करूंगा 5000 रुपए रोज के। ओके, रेट्स में फर्क होगा ऑब्वियसली, थोड़ा ज्यादा फर्क हो गया, ये 5000 ना करते हुए इसको हम लोग थोड़ा सा अफोर्डेबल कर देते हैं और 3000 रुपए रोज के लिए। ओके, ये उस ऑडिटर के रेट्स ऑडिट की। अब अभी आपको फर्स्ट लुक में ऐसा लगेगा कि सर ये तो महंगा है, एनुअल ऑडिट 3000 रुपए रोज है और कंटिन्यूअस ऑडिट 1000 रुपए रोज है, तो फिर कंटिन्यूअस ऑडिट परवड़ता है सर अपने को करना। लेकिन ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस ऑडिट मतलब क्या होगा, साल भर कंटिन्यूअस बेसिस पे चलने वाला ऑडिट होगा। सपोज ये जो ऑडिट है
ये साल भर कंटिन्यूस चलने वाला ऑडिट है और महीने में 4 दिन वो ऑडिटर जो है वो आता है आपके पास, या महीने में 4 दिन नहीं, हफ्ते में अगर वो 2 दिन भी आता है, 2 days अ वीक, तो महीने में कितने दिन आएगा वो आपके पास कंटिन्यूस ऑडिट में? बताओ जल्दी से मुझे। अगर ऑडिटर कंटिन्यूस ऑडिट में 2 days अ वीक आता है तो महीने में कितने दिन आएगा आपके पास? 8 दिन। करेक्ट, 8 days। 8 days। ओके, ये एक महीने में 8 दिन आया, तो पूरे साल भर में कितने दिन आएगा ये? 96 days। 96 days। करेक्ट। तो फिर अभी इसका बिल कितना बनता है? अगर 2 स्टाफ आ रहे हैं तो इसका बिल बनता है 96,000। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कुछ अपने रेट्स नहीं समझ लेने इसको, सबके रेट्स अलग अलग होते हैं। 96,000 रुपीज उसका ऑडिट का खर्चा हुआ साल का। ओके, अगर आप ऑडिटर रख रहे हो तो एनुअल ऑडिट करते हो तो 2 स्टाफ लगता है, 3,000 रुपए में काम हो जाएगा। ऑडिटर कहता है कि ठीक, कम से कम आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज देख के हमको ऐसा लगता है कि आपको 10 से 12 दिन लग सकते हैं ऑडिट के लिए। ओके, तो अगर ऐसा भी केस है 10 दिन में भी अगर आपका ऑडिट हो जाता है तो आपको 30,000 लगेंगे, और अगर 12 दिन तक भी चलता है तो आपको 36,000 लगेंगे, जो सिग्निफिकेंटली कंटिन्यूस ऑडिट से जो है वो क्या है, कम है। 1/3 में आपका ऑडिट हो जाता है। ओके, 1/3 अमाउंट में आपका ऑडिट हो जाता है, क्योंकि इतना कॉस्ट इफेक्टिव होता है एनुअल ऑडिट। यहाँ पे ऑडिटर डिटेल में आपके सभी ट्रांजैक्शंस चेक नहीं करेगा, लेकिन आपका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहेगा वो बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। आपका ऑडिट जो है वो बहुत ही कम खर्चे में आपका ऑडिट पूरा हो जाने वाला है। तो ये एडवांटेज है एनुअल ऑडिट के। लास्ट एडवांटेज है कि कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। ओके, आपका पूरा जो काम है ना वो एक ही सेशन में कंप्लीट होता है। मतलब आप एक बार क्लाइंट के पास आ गए कि जब तक उसका पूरा ऑडिट खत्म नहीं होगा तब तक आप कोई दूसरा काम ही नहीं करते, आप रोज उसी के पास जाके बैठते हो और उसका ऑडिट करते हो। तो आपका काम जो है वो एक कंटिन्यूस सेशन में आपका काम जो है वो पूरा होता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर एडवांटेजेस ऑफ एनुअल ऑडिट। एक ही सिटिंग में आपका पूरा काम खत्म होता है। 8-10 दिन आप कंटिन्यूसली ऑडिट करते हो और आपका पूरा काम जो है वो खत्म कर देते हो, और उसमें कोई भी मिसिंग लिंक नहीं होती, कोई भी ट्रैक लूज नहीं होता कि भाई क्या पिछले बार किया था और अभी क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो सिस्टमैटिकली आपका ऑडिट जो है वो एनुअल ऑडिट में आपका कंप्लीट होता है। ओके, सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ एनुअल ऑडिट। ओके, यहीं पर हम लोग रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसएडवांटेजेस ऑफ एनुअल ऑडिट जो है वो डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन है वो मैं यहाँ पे स्टॉप करके क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन कर रहा हूँ। किसी